हम अपनी संस्कृति को समझते क्यों नहीं हैं? हम जब भी अपने देश के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं तो उसे ढंग से समझ ही नहीं पाते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? और जब भी कोई आपके रीति रिवाज को कुछ कह देता है, फिर आप किसी जानकार के कुछ बोलने का इंतजार करते हैं। आपको पता है कि इसमें कोई लॉजिक तो होगा, कोई रीज़न तो होगा, लेकिन आपके पास कोई नॉलेज नहीं होती उसको सत्यापित करने के लिए। फिर आप जे साई दीपक और आनंद रंगनाथन जैसे लोगों की तरफ देखते हैं, लेकिन जब खुद समझने की बात आती है तो आप चाह कर भी नहीं समझ पाते हैं। इसका उत्तर है कि आपका इतिहास जिस भाषा में था उससे आपको दूर कर दिया गया। भाषा एक बहुत बड़ा मीडियम है खुद के कल्चर को जानने के लिए। तभी शायद चाइना, फ्रांस और जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज अपनी नेटिव भाषा को आज भी उतना ही महत्व देते हैं, क्योंकि उनका जो इतिहास है उसे उनकी आने वाली पीढ़ियां बिना किसी मदद के समझ सकें। और हमारी भाषा संस्कृत जो विलुप्त होने के कगार पे है, जिसे भारत में आज मात्र 0.00198% लोग जानते हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मात्र 24,821 लोग ऐसे थे जो संस्कृत को जानते थे, जबकि हमारे सारे ग्रंथ, सारे उपनिषद, सारे वेद संस्कृत में हैं और हम उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम तो ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ते हैं और ट्रांसलेटेड वर्जन में आप सिर्फ जितने ट्रांसलेट किया है उसी के भाव को समझ सकते हो। इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि आपके पास आँख तो है, फिर भी आपको चलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत है, पर वास्तविकता में शायद आपको किसी सहारे की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि इसका क्या कारण है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हम या कोई और। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आदि ज्ञानम का वीडियो, जो है संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर। संस्कृत को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों इसे देव भाषा कहते हैं। आपको मैंने शिव जी के नटराज स्वरूप वाले वीडियो में बताया था कि शिव जी ने 14 बार अपने डमरू का नाद किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर लिंक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जब उन्होंने 14 बार डमरू बजाया, उसी के साउंड को बेसिस मानकर महर्षि पाणिनि जी ने संस्कृत की ग्रामर की रचना की। इसीलिए ही इसे देवों की भाषा कहते हैं। अब देखिए, आप लोग हमसे कहेंगे कि मैं कौन होता हूँ आपको ये सब बताने वाला। तो चलिए समझते हैं जो आज के मॉडर्न डे लिंग्विस्ट हैं वह संस्कृत के बारे में क्या कहते हैं। वॉल्टर यूजीन क्लार्क, जो एक फिलोलॉजिस्ट थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो संस्कृत के एक प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी बुक द लेगेसी ऑफ इंडिया पेज नंबर 339 और 340 में लिखा, पाणिनीज ग्रामर इज द अर्लीस्ट साइंटिफिक ग्रामर इन द वर्ल्ड, द अर्लीस्ट एक्सटेंट ग्रामर ऑफ एनी लैंग्वेज एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिटन। इट वॉज द डिस्कवरी ऑफ संस्कृत बाय द वेस्ट एट द एंड ऑफ 18th century and the study of Indian methods of analyzing the language that revolutionized our study of language and the grammar and gave rise to our science of comparatively philology। और इसी तरह एक अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं लियोनार्ड ब्लूमफील्ड। इन्होंने लिखा, It was in India, however, that there rose a body of knowledge which was destined to revolutionize European idea about the language. Panini grammar taught Europeans to analyze speech form. When one compare the constituents part, the resemblance which hitherto had been vaguely recognized, they could be set forth with a certainty and precision। और आपको यह भी बताते चलें, जो लोग लैंग्वेज की स्टडी करते हैं वह सब महर्षि पाणिनि के वर्क से आज भी प्रभावित हैं। उनमें बहुत बड़े बड़े नाम थे जिन्हें आज मॉडर्न डे फादर ऑफ लिंग्विस्ट कहते हैं, वह सब महर्षि पाणिनि से प्रभावित थे। सोचिए, महर्षि पाणिनि ने जो रूल फोनोलॉजी, मार्फोलॉजी और फोनेटिक्स के लिए दिए थे, वह आज के लैंग्वेज पे रिसर्च करने वाले लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं। बट ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे ग्रंथ, इतनी सारी पुस्तकें होने के बाद भी यह भाषा विलुप्त होने के कगार पे आ गई है? क्योंकि यह तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज थी। और आपको यह भी बताते चले, नालंदा को तो 40 दिन लगे थे जलने में। सोचिए कितना लॉस हुआ होगा जो रिकवरेबल ही नहीं है। और बची कुची कसर मैकॉले एजुकेशन सिस्टम ने पूरी कर दी, क्योंकि मैकॉले जब एजुकेशन में रिफॉर्म ला रहा था तब उसके पास 3 लैंग्वेज का ऑप्शन था, इंग्लिश, संस्कृत और पर्शियन।
और मैकॉले के वर्ड्स थे, अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ, जिस इंसान ने आपका एजुकेशन सिस्टम बनाया, जो एजुकेशन सिस्टम आज आप फॉलो कर रहे हो, उसके अंदर इंग्लिश को लेकर कितना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, और उसने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं समझा और सीधे ये बोल दिया कि हमारा इतिहास बेकार है और जो इंग्लिश में लिखा गया है वही सत्य है। और जिस इंसान की सोच ऐसी थी, सोचिए उसने क्या सिस्टम डिजाइन किया होगा। और लेकिन हम तो अपनी भाषा से दूर हो गए क्योंकि हमसे अपनी भाषा छीन ली गई। हम आज अपनी संस्कृत भाषा को शायद भूल चुके हैं, लेकिन बहुत से यूरोपियन स्कॉलर्स ने महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी का अध्ययन किया और उन्हें फादर ऑफ लैंग्वेज तक का दर्जा दिया। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट इन यूएसए, नेरोपा यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां संस्कृत पर शोध भी हो रहा है और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स भी अवेलेबल है। और अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि संस्कृत को इतनी साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्यों कहते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि संस्कृत में 10 अरब 278 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। और तो और यह एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप अनगिनत शब्द बना सकते हैं। और क्या होता है कि इंग्लिश में तो एक ऑब्जेक्ट के लिए एक वर्ड होता है, हिंदी में पर्यायवाची हो गए, लेकिन संस्कृत में एक ऑब्जेक्ट के लिए 100 से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। जैसे पानी के लिए इसमें 100 से ज़्यादा वर्ड यूज होते हैं, एलिफेंट के लिए 20 से ज़्यादा वर्ड है संस्कृत में। और आपको यह भी बताते चले, संस्कृत में जो स्वर हैं, मतलब वॉवेल्स हैं, जैसे अ आ इ ई उ ऊ, आप उनको जब बोलोगे तो आपके अंदर जितनी सांस है ना, उतनी ज़्यादा सांस आप बाहर निकाल सकते हो। मतलब आपका जो फेफड़ा होगा ना, वो वैकेंट हो जाएगा। और ऐसे ही कॉन्सोनेंट है, जब आप बोलोगे तो उसमें आपकी टंग गर्दन से लेकर दांत तक क्रमशः टच करेगी और आप इसमें अपनी पूरी सांस भी नहीं निकाल सकते हो। आप सोचिए कि किसने ये लैंग्वेज डिजाइन की होगी, जो आपके बॉडी पार्ट्स, आपके ब्रीदिंग के तरीके तक पे डिपेंड करती है। और मैं आपसे यह कहूं कि संस्कृत का संबंध योग से भी है, तो आप शायद मुझ पे विश्वास नहीं करें, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। संस्कृत में होते हैं कुछ साउंड, जैसे अनुस्वारा जो साउंड होता है, अगर आप उनका यूज करते हैं तो आप ब्राह्मणी प्राणायाम अपने आप कर लेते हैं, जैसे आम। और ऐसे ही होते हैं विसर्ग साउंड, जैसे होते हैं आह। इनका उपयोग करते हुए आप जाने अनजाने में भाया कुंभका कर लेंगे, और यह प्राणायाम फोकस करने के लिए उपयोग होता है। और इससे ज्यादा क्या साइंटिफिक लैंग्वेज होगी जो बोलने मात्र से ही आपको योग करा देती है। और हमेशा की तरह ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे कॉन्सेप्ट पे वेस्टर्न वर्ल्ड कोई टिप्पणी ना करे। तो भैया इन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को या पूरे इफेक्ट को नाम दे दिया द संस्कृत इफेक्ट। एक न्यूरो साइंटिस्ट थे, जेम्स हर्ट्जेल, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें पाया कि संस्कृत का उपयोग जो लोग करते हैं डेली, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं डेली, उनके ब्रेन की कॉर्टिकल थिकनेस और ग्रे मैटर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे उनकी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी इंक्रीज कर जाती है। और इसे ही नाम दिया संस्कृत इफेक्ट। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ लाइब्रेरीज का प्रचलन क्यों नहीं था। हमेशा से वेद, उपनिषद, इनका ज्ञान मौखिक रूप में, मीन्स ओरल रूप में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दिया गया, क्योंकि जो लोग संस्कृत बोलते हैं, समझते हैं, डेली उपयोग करते हैं, उनकी याद करने की क्षमता असीमित हो जाती है। इतनी बड़ी भाषा है हमारी संस्कृत, जिसे विलुप्त होने से बचाना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर यह विलुप्त हो गई तो हम शायद अपने इतिहास को उस तरह से समझ ना पाएं जैसे हमें समझना चाहिए। और जाते जाते मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि वास्तु, वेद, गायत्री जैसे वर्ड्स जर्मनी में ज्योग्राफिकल पेटेंट कराए जा चुके हैं। सोचिए, आप तो सो रहे हैं और आपका जो खजाना है ना, वो कोई लेता जा रहा है। और इसीलिए इसी क्रम में हम अपनी वेबसाइट आधिज्ञानम.com लॉन्च कर रहे हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहां आपको इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेस, इंडियन ट्रेडिशनल स्टडीज के हर चीज के आपको कोर्स मिलेंगे। हम ये प्लान कर रहे हैं कि विदिन 6 मंथ हर चीज के कोर्स लेके आएं, हर चीज को आपको साइंटिफिक वे में समझाएं और उसको आप अपने जीवन में पालन करें और देखिए क्या असर आ सकता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
और अपने माध्यम से यह वीडियो दूसरों को दिखाइए ताकि लोगों के अंदर संस्कृत के प्रति एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।